फ्रांसीसी क्रांति चल रही है। मैं आपके साथ हूँ भुवनेश चंद्र माथुर, आशीष सिंह लेक्चर से। लेक्चर का नंबर है 9। बुक साथ में रखेंगे तो और अच्छा, आपको बेटर समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा और आप अच्छे क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर पाएंगे। एक सवाल ये बहुत बड़ा है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई है? इन्हें आराम मिला कि नहीं? आधी आबादी कहते हैं हम आज भी महिलाओं की, तो क्या इन्हें आराम मिला? क्रांति तो बहुत हो गई, महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमने देखा है पिछले वाले लेक्चर में। क्योंकि ये महिलाएं सारा काम धाम छोड़ के बहुत सक्रिय रूप से भाग लेती थी। अंदर अंदर क्लब भी बना लिए थे, भले शिक्षितों अशिक्षितों घर से निकलना। आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर में बताया था कि पाव रोटी की बेकरी भी लूटी है, तंग आ गई जब। क्यों? देखिए, आदमी तो अपने काम ढूंढने निकल गए, बच्चे बुजुर्ग का ध्यान रखने वाली महिला नारी शक्ति। अब नारी शक्ति को अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो क्रांति तो करेंगी। तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन करती थी, सक्रिय रूप से शामिल थी। उनको भी ये विश्वास था कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसा उन्हें लगता था कि अगर हम भी मर्दों के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के फ्रांस में अगर काम करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, हल्ला बोलेंगे, है ना, नारेबाजी आपने देखी है, टैक्सों से पीछा छूटा, याद आया, ठीक है। तो इनकी समझ में भी ये बात आई थी कि अगर हम हिस्सेदारी रखेंगी अपनी, जाके क्रांति के कार्यों में भाग लेंगी, तो सरकार जिसकी भी बनेगी, चलो बात की बात है, हमारी लाइफ, उनका जीवन सुधारने हेतु कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी। उनके जीवन में उनके पति का भी जीवन शामिल है, मैं बता दूं, बुजुर्गों का भी है, बच्चों का भी है। आगे चलते हैं। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं कैसी हैं? जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे रहे थे उस वर्ग की महिलाएं कुछ भी, यानी शारीरिक श्रम करें, मेहनत मजदूरी करें, जो भी काम मिल गया, फैक्ट्री में जाएं, जहां भी जो मिले। देखिए क्या क्या काम करती थी, सिलाई बुनाई का, कपड़ों की धुलाई, फौजियों के कपड़े आते थे, फल फूल बेचो भाई, सब्जी बेचो, अथवा संपन्न घरेलू में डोमेस्टिक सर्वेंट। बहुत सारी महिलाएं, देखिए अच्छा नहीं लगता क्या किया जाए, मजबूरी है। कम से कम मैं ये शब्द नहीं बोल सकता। प्रोडक्टिव काम सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई है ना, सामान बेचना, ऐसे करना। तो चलिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट, नारी शक्ति को सम्मान देते हुए आगे चलते हैं। चित्र भी देखते चलिए। वॉर्जो की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिला पेरिस से वॉर्जो जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। तो शक्ति का रूप आप देख लीजिए, ठीक है। एक महिला घोड़े पे सवार दिखाई गई है, आप देख सकते हैं कुछ हथियार भी इनके पास में है। न्याय का प्रतीक है भाई, आप भी हमारे साथ न्याय हो, हमें भी मिले। कहने भर को आधी आबादी है, लेकिन फ्रांस ने आज़ादी के बाद भी 150 साल बाद इनको वोटिंग के अधिकार दिए हैं। ये भी एक सोचने की बात है ना। मतदान का अधिकार फिर भी नारी शक्ति को 150 साल बाद मिला था। आइए आगे चलते हैं। इस तरह से हमें इनको सम्मान करना चाहिए, कम से कम आज के युग में। आइए, अधिकांश महिलाओं के पास देखिए क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई लिखाई या व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके ही नहीं थे। लेकिन समझदारी तो बहुत थी, डिग्री ही तो नहीं थी, लेकिन बौद्धिक क्षमता तो बहुत है। कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट के भी धनी परिवारों की लड़कियां कॉन्वेंट, बड़े स्कूल जो है आजकल भी हैं, बहुत से हैं, वहाँ पढ़ने जाती थी। इसके बाद धनिक वर्ग क्या करता था, उनकी शादी की तैयारी हो जाती थी। जैसे अभी अपने 11th 12th हो गई तो शादी कर दो भाई,
इतना ही था। थर्ड एस्टेट यानी तीसरी एस्टेट के धनिक वर्ग में भी और कुलीन वर्ग में भी ये हिसाब था। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण ये भी है, मतलब बाहर जाके मेहनत मजदूरी भी करो और खाना बनाने की जिम्मेवारी, पानी भर भर के लाओ है, और लाइन लगाकर पाव रोटी बेकरी पे लगो लाइन में। छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े भी हैं, तो उनको देखभाल करना, बुजुर्ग भी हैं। तो आप समझिए कि जीवन महिला का कितना संघर्षपूर्ण था। जितना कहना और सुनना हमें आज सरल लग रहा है उतना नहीं था। तो हमने 2-3 चीज सीखी। 2 चीज, महिलाओं के पास अवसर नहीं थे, केवल धनिक वर्ग की महिलाएं थर्ड एस्टेट की भी हैं तो भी कॉन्वेंट भेज दिया, फिर उनकी शादी का इंतजाम करते थे। और जो कामकाजी महिलाएं उनको घर की भी जिम्मेवारी, खुद की नौकरी भी करनी है 8 घंटे की, घर का खाना पकाना, पाव रोटी लाओ, लाइन में लगो, इतनी परेशानी, छोटे बच्चों की देखभाल करो, बुजुर्गों की करनी पड़ेगी। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में एक और के कम और मिल रहा है पगार। तंग आ गई। अब क्या किया कि खुद के राजनीतिक क्लब बनाने शुरू किए कि ऐसे भाई अपने पार नहीं पड़ेगी। दुख की बात है ना। और अखबार निकाले, तो इसका मतलब है कुछ पढ़ी लिखी भी थी। उस समय अखबार जैसे आज छप छप के आते हैं, हर घर में फेंके जाते हैं, ऐसे भी नहीं था। एक अखबार आ गया, पूरा सर्कुलेट होगा, सब पढ़ पढ़ के सुनेंगे, बातें होंगी, चर्चा होगी, इस तरह से। और फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। 60 क्लब बना लिए। इतनी बुद्धिमान थी उस समय भी, देखिए, और आज भी बुद्धिमान है। 60 क्लब बना लिए अंदर ही अंदर। तो हमें उस युग की जानकारी इस किताब से मिलती है। इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, उस युग की महिलाओं की क्रियाओं की सारी एक्टिविटी जो इन्होंने की। आधी आबादी आज बोलते हो आप, है ना। पहला पॉइंट ये देखिए, स्कूल भेजा, फिर शादी का हो गया। और जो कामकाजी हैं, डेली वर्क करो, पगार कमाने जाओ, घर का सुबह उठो, काम करो, पानी भर के लाओ। जरा आप भी 2 बाल्टी उठा के थोड़ी दूर चल के देख लीजिए, है ना, तो आइडिया हो जाएगा कैसा लगता है। फिर लाइन में लग के पाव रोटी और लो, छोटे बच्चे, और पगार। और हमको आदमी के बराबर काम तो हम भी कर रही हैं 8 घंटे, पर पगार में फर्क है। मजदूरी जो है, अब मान लो पुरुष को तो मिल रही है 500, मुझे दे रहे हो 300 रुपये, तो ये कौन सी अच्छी बात है ना। तो ये तो नहीं चलेगी। अब समझदारी देखिए, बुद्धिमानी को सलाम करना पड़ेगा उस युग में कि फिर भी अंदर ही अंदर राजनीतिक क्लब बना लिए। और क्या हुआ, 1-2 नहीं, पूरे 60 क्लब बना लिए। 1-2 नहीं, फ्रांस में 60 क्लब। तो मैं तो इनको तहे दिल से सलाम करता हूँ। आप भी समझने की चेष्टा करें। इस स्लाइड में मैंने यही बात की है कि महिलाओं का योगदान इतना ज़बरदस्त रहा होगा कितने साल पहले, समझ सकते हैं। ठीक है, आइए। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये इनका सबसे क्या मशहूर क्लब था। सबसे पहले इन्होंने क्या बात कही कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए किसके समान, पुरुषों के समान। भाई हम जब काम करने 8 घंटे आ रहे हैं, आप आज पुरुष को तो 500 रुपये दे रहे हो और महिला को 350 रुपये किस हिसाब से दे रहे हो, ऐसा क्या कमी है। और एक निराशा और मिली कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया। ये तो पैसे में, ये कुछ नहीं करते हैं। तो वोटिंग के राइट नहीं मिले, महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला, असेंबली के लिए आप चुने नहीं जा सकती। और क्या हुआ, राजनीतिक पदों की इन्होंने फिर डिमांड रखी कि हमें भी पोस्ट दी जाए, हमारे को भी कोई पॉलिटिकल पोस्ट दी जाए। जब भी हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, और ये बात तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल ट्रुथ है कि महिलाओं की समस्याएं महिलाएं ही जल्दी समझ सकती हैं।
ठीक है ना। तो एक जेंडर तो फर्क पड़ता ही है ना। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले फिर भी कुछ जीवन सुधरे ऐसे कानून आए, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को कंपलसरी कर दिया कि कम से कम छोटी बच्चियां अब स्कूल जाना शुरू करें। तो 10-12 साल में एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जाएगी कि जो स्कूल तक तो शिक्षा प्राप्त है, आगे देखा जाएगा, फिर कॉलेज खोले जाएंगे। फिर भी इतनी लड़ाई के बाद अगर यह आराम मिला तो भी कुछ तो आराम मिला, कुछ तो रिलीफ मिला। वापस देखिए किस बात पे लड़ाई शुरू हुई, पुरुषों के समान अधिकार। संविधान बना लेकिन उससे खुशी नहीं, उसने क्या कह दिया, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया, वोटिंग के राइट नहीं दिए, मताधिकार नहीं, आप किसी असेंबली के लिए चुने नहीं जा सकते। और फिर इन्होंने रिक्वेस्ट रखी कि हमें राजनीतिक पदों पर कुछ आरक्षण दो और तब हम जाके प्रतिनिधित्व कर पाएंगी। तो क्रांतिकारी सरकार, देखिए सरकार कौन सी वाली है अभी, ये भी पॉइंट है, क्रांतिकारी सरकार बनी है। महिलाओं के कुछ ही, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही सुधार आ जाएं ऐसे कानून लागू किए। सबसे पहला कि चलो अब जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं प्राइमरी टाइप के छोटे वाले, उनमें कन्याओं को एजुकेशन फ्री मिलेगी। तो कम से कम बच्चियां तो स्कूल जाने लग गई, ठीक है, अच्छा हुआ। अब धीरे धीरे समझ आई जैसे मैंने आपको कहा 11th-12th होते शादी करेंगे, अब वो भी चक्कर खत्म हो गया। अब फादर उनके पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों? कि शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया कि भाई करना चाहो तो करो। और अब जो भी कानून बने, थोड़े बहुत ही सही, नागरिक कानून के अंतर्गत अब शादी को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कहाँ होगी? चर्च में होगी। तो वहाँ जाके एक रजिस्टर में आपको सारा डिटेल देनी पड़ेगी, ब्यौरा देना पड़ेगा। और डिवोर्स यानी तलाक को कानूनी रूप दे दिया, ठीक है। और दोनों इससे छुटकारा भी कर सकते हैं। अगर मर्द औरत से, औरत मर्द से डिवोर्स ले सकती है, तलाक ले सकती है, अलग हो सकते हैं, अपना वैवाहिक जीवन समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको कचहरी में, कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया, दोनों दे सकते हैं। औरत को आदमी पसंद नहीं है तो वो, और मर्द को औरत पसंद नहीं है तो वो अलग हो जाओ भाई, तलाक ले लो। ये कुछ ऐसे कानून आए। सेकंड नंबर का कानून, ये बल्कि थर्ड का है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हो गया। आज भी अपने को सर्टिफिकेट चाहिए शादी का, बिल्कुल चाहिए। अब एक काम ये हो गया कि पापा ने कह दिया बेटा तेरी शादी कर रहा हूँ, वो नहीं होएगा, मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। अब जिससे मैं चाहूँगी, अगर आपने कर भी दी, मैं वहाँ जाके वापस ले लूँगी डिवोर्स, देख लो। तो बड़ी पावरफुल हो गई महिलाएं इस युग में। प्लस स्कूल खुल गए, फ्री एजुकेशन मिल रही है, आराम आ गया। तो ये बात हमारी समझ में यहाँ तक आनी चाहिए। अब देखिए बिजनेस का भी प्रशिक्षण ले सकती है, व्यावसायिक प्रशिक्षण कई तरह के। अब रास्ते खुल गए, आर्टिस्ट बन सकती हैं भाई, कोई अच्छी गायिका है, कोई अच्छी नृत्यांगना है, कोई कवियत्री है, कोई पेंटिंग में है, ऐसे छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती हैं। मैं कपड़े सिलना, वो सब तो हमने देखा ही है ना। और भी छोटे मोटे व्यवसाय, खरीदना बेचना, थोक के काम, ऐसे शुरू कर सकती हैं। लेकिन अभी भी पूरा आराम नहीं था, संघर्ष जारी है और चलता रहेगा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। ये थोड़ा सा यहाँ वापस से एक गड़बड़ हमें समझनी पड़ेगी। इतना होने के बाद भी सरकार ने अच्छे कदम उठाए, फिर भी आप देखिए यहाँ से राजनीतिक अधिकारों के लिए जो महिलाएं संघर्ष कर रही थी, वो देखो थोड़ा बहुत क्या आँख की किरकिरी कहते हैं इसको। आतंक राज के दौरान
सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने का भी कह दिया। और क्या क्या, राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कि अब क्या होगा कि कुछ समय बाद, आज से 5-7 साल बाद, जब पढ़ के ये तैयार होने लगेंगी, है ना, 10 वर्ष मान लो, तो ये नुकसानदेह हो जाएंगे। एक तो मैरिज का कानून आ गया, पहले तो पिता ने कह दी शादी करो, पसंद है या नहीं है, अब तो करनी पड़ेगी, पिता को इनकी शर्तें माननी पड़ेगी। आदमी पसंद नहीं आया शादी के बाद तो छोड़ देगी बच्ची, ऐसे उल्टा भी है ना, लड़का भी छोड़ सकता है। और इधर एजुकेशन मिलने लग गई, बिजनेस की ट्रेनिंग मिलने लग गई। तो आप थोक का, कोई होलसेल का, रिटेल का शॉप ये वगैरह कर सकते हो, छोटे मोटे व्यवसाय कर सकते हो अपने, है ना। तो फिर भी अंदर ही अंदर संघर्ष जारी रहा। और अंदर अंदर जो राजनीतिक क्लब थे उससे बड़ा खतरा था सरकार को, तो उन्होंने अंत में बंद करने का ही निर्णय ले लिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार। आगे चलते हैं। लीजिए, कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, वाह। और उनमें से कुछ को फांसी, वाह भाई वाह। ये महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मुझे लगता है हमारे देश में भी महिला और पुरुष की मजदूरी, दैनिक मजदूरी भोगी में कुछ फर्क है। तो पता किया मैंने, तो ठेकेदार बोले कि ये बातें करती हैं इसलिए इनकी मजदूरी कम है और काम कम करती हैं। ओके। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत, 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। आप जरा इस पॉइंट को समझिए। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या महिलाओं में, कन्याओं में बुद्धि नहीं है? तो वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं दिया आपने साथ के साथ? जो इतने लगभग 100 साल ये लड़ाई चल रही है, आप अभी भी, मतलब ये ऐसा वोट डालने का अधिकार, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन चलता रहेगा इसके लिए भी। बहुत खूब। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों की प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर ही लिया। कब मिला? जरा गौर फरमाइए, भारत की आजादी के लगभग 1 साल पहले। और क्रांति कब हुई थी? कितने साल पहले? इतनी लंबी यात्रा के बाद जरा आप जोड़ गुणा कर लीजिए इसमें से। इतने साल बाद वोटिंग का अधिकार मिला, मताधिकार। तो आप समझ सकते हैं कि महिला पुरुष में कितना भेदभाव था। कई चीजें हमें इससे समझ में आ रही हैं। वोट डालने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, दैनिक मजदूरी में आदमी और औरत में फर्क है, शादी पापा की मर्जी से हो रही है। अब जाके रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज शुरू हुआ कि आप अपनी विवाह को पंजीयन कराओ। चलिए, तो ये सब बातें मैंने आपके लिए अंडरलाइन की हैं। अपनी किताब लेके आप वीडियो देखें मेरे साथ साथ ही, इधर वीडियो देखें, किताब देखें, तो दोनों को आप पढ़ेंगे। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी वैसे वैसे अंडरलाइन करके याद कीजिए। क्वेश्चन एंड आंसर अभी से हम लिखना शुरू करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको देना चाहूँगा, स्पेशली एसएसटी में क्वेश्चंस प्लस आंसर्स के लिए अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, पहला काम। दूसरा काम ये करना है हमें कि एटलस ज्योग्राफी के लिए लेना एक 9th और 10th दोनों साल काम आ जाए, ऐसा उस शॉपकीपर को कह के ले लीजिए, ज़्यादा भारी नहीं, 9th और 10th। हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जब मैप आएंगे तो कम से कम मैप की आउटलाइन मिलती है मार्केट में, आपने देखा होगा। उसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, मुश्किल से 1 रुपये का एक या 2 रुपये का एक मिलेगा। और व्यवस्था कर लीजिए, मैप की आउटलाइन भरने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, ये 3 काम आप मेरे कहने से शुरू कीजिए। चौथा है वीडियो के साथ में बुक लेकर देखें, खोलकर उसको, और मेरे साथ साथ वीडियो देखें। आगे चलते हैं। क्रांतिकारी महिला ओलंपिक, तो ये समझ में आया आपको कि महिलाओं को फांसी दे दी जो राजनीतिक सरगर्मियों में लिप्त थी। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए इसकी समझते हैं। क्रांतिकारी महिला ओलंपिक कब है? 1748 से 1793। ओलम द ग्रूस क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। क्यों? उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। सबसे बड़ा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, उसमें महिलाओं की कोई वैल्यू ही नहीं, मूलभूत अधिकारों से वंचित रख दिया। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। ऊपर कौन सा है? पुरुष, नीचे कौन सा? महिला, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलम द ग्रूस ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबियन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया है। क्या क्या काम किए मैडम ने? क्या क्या किया? एक तो ये बहुत बड़ी सक्रिय महिलाएं थी पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से। दूसरा, विरोध किया पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के शब्द ही आप देखिए, पुरुष लगा हुआ है। पुरुष के बदले इन्होंने एक और क्या निकाला, शायद हम ये कलर ले लें एक बार, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ये कौन सा है? पुरुष, और मैं अंडरलाइन कर रहा हूं महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र निकाला और ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई तो कार्रवाई हुई नहीं, उल्टे क्या मिली? फांसी की सजा। और इनकी डिमांड जेन्युइन थी। क्या बोला इन्होंने? कि जो आपने महिला क्लबों को बंद कर दिया है, और बंद भी किसने किया है? जैकोबियन सरकार ने। जैकोबियन क्लब थे, होते होते हुए नेशनल असेंबली बनी, डायरेक्टरी बनी, सरकार बन गई, यहाँ तक आ गए। उसी रास्ते से तो हम सब आए थे, उसी रास्ते से महिलाएं भी आई, और तुमने महिलाओं को ब्लॉक कर दिया, है ना? उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह, वाह भाई वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देशद्रोह का केस लगा दिया। बहुत खूब। क्या केस लगा दिया? देशद्रोह का मुकदमा चल गया। और क्या दे दी? साहब उनको फांसी दे दी गई। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखें इन चीजों को, और अपने जब हम आंसर लिखते हैं तो ये सारी बातें हम उसमें जरूर हाईलाइट करें। तो मैं तहे दिल से इनको सलाम करता हूँ। क्या नाम है इनका? याद रखिए, क्रांतिकारी महिला ओलम द ग्रूस, 1748 से 1793। तो हमने क्या देखा? इन्होंने विरोध किया पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। क्या बनाया? महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। जैकोबियन सरकार को इन्होंने विरोध दर्ज करवाया, इन पर देशद्रोह का केस चला, केस हारना ही था, फांसी की सजा हो गई। ठीक है, हैंग्ड टिल डेथ, ऐसा आदेश निकल गया और इनको मार डाला गया। चलिए, इस तरह से मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अभी से एक नोटबुक बनाइए, क्वेश्चन एंड आंसर वर्ड लिमिट को देखते हुए लिखें। शब्दों की सीमा भी है हमारे 9th और 10th में। ऐसा एटलस ले लीजिए जो भी आपके पास में शौक हो, 9th और 10th में काम आ जाए हमारे। और ऐसा काम कीजिए कि मैप की आउटलाइन जो ज्योग्राफी में हमारे काम आएगी, और बुक के साथ वीडियो देखें। सो विद दिस आई विश यू गुड लक, मिलियन थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।